कल शाम को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश से 7 अपील की। ये 7 अपील उस समय की गई जिस समय वेस्ट एशिया में हमको क्राइसिस और बढ़ते हुए दिख रही है। इन 7 अपील का क्या पर्पस था, क्यों ये अपील की गई, क्या ये अपील का फ़ायदा हो सकता है, अगर इस अपील को प्रैक्टिकली लागू करा जाए तो क्या क्या चैलेंज हमको सामने देखने को मिल सकते हैं, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट यहाँ पर क्या अचीव करना चाह रही है, क्या पर्पस है, क्या मोटिव है इन अपील्स का, उसको फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे। ये 7 अपील प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश से क्यों की, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कल शाम को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कर्नाटका में बेंगलुरु में जब वो थे वहाँ पर 7 अपील देश से की और बोला कि ये 7 अपील देश के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि ये 7 अपील्स को आप फॉलो करो, कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलिए, देश के बारे में फोकस करिए, नेशन को फोकस बनाना है, कंफर्ट को नहीं। ये यहाँ पर बेसिकली उनका मैसेज था। यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं ये अपील पहले क्यों की गई। तो बैकग्राउंड में आप सभी जानते हैं कि जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज चोक हो रहा है, इसलिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस समय अभी तक यूएसए और ईरान के बीच में कोई भी पीस डील साइन होते हुए नहीं दिख रही है। तो यूएसए ने एक तरफ इंडिया पर टैरिफ भी बढ़ाया है, अभी फिर से 50% टैरिफ हो गया है और यूएसए और ईरान के बीच में कोई डील साइन होते हुए नहीं दिख रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आज भी अनसर्टेन है कि कितना ट्रैफिक या कितना ऑयल वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिजिकल स्टेबिलिटी भी कम होगी, जिससे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पर काफ़ी प्रेशर है, यानी कि इंडिया से डॉलर बाहर जाएगा, जिसका एक हम इम्पैक्ट देख ही रहे हैं कि इंडिया का जो रुपया है वो लगातार कमज़ोर भी हो रहा है। इस पूरे बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं एक एक अपील को, और वो अपील क्या थी, क्यों की गई, क्या वो लागू होने के लिए प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी है उस अपील को लागू करना, वो सब चीज़ हम समझते हैं। तो पहली अपील यहाँ पर है रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल, इसका यूज़ आपको कम करना है। ठीक है, हाई हम इंडिया जानते हैं कि इंडिया क्या करता है, लगभग 85 to 90% क्रूड ऑयल क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अगर आप पेट्रोल और डीजल का यूज़ कम करते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, अननेसेसरी ट्रैवल कम करना पड़ेगा, है ना। वर्क फ्रॉम होम अगर आपको मिल जाए तो आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर जा ही रहे हैं तो कोशिश करें कार पूल करने की, यानी कि अगर एक जगह जा रहे हैं तो 2-3 फैमिलीज़ या 2-3 लोग एक साथ चलेगा एक ही कार में। ईवी जो कार है उनको ड्राइव करें, ईवी को यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, मेट्रोज़ को, बस को यूज़ करें। ये मैसेज यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने दिया। ये अपील पहली है कि रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल यूसेज, इनका यूज़ आपको कम करना है। क्यों? क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लगभग 85 to 90%। अब जिसका थोड़ा प्रैक्टिकली समझो कि अपील क्यों की गई। देखिए, अगर 10% प्राइस बढ़ती है क्रूड ऑयल की, 10% भी अगर प्राइस बढ़ती है क्रूड ऑयल की, तो इंडिया में 50 बेस पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन या महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, 0.5% ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और लगभग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी है, उसमें 15 बेस पॉइंट यानी कि 0.15% का अंतर पड़ता है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल की प्राइसेस का। इसका यूज़ कम होगा तो ऑब्वियसली इसका इंपोर्ट भी कम होगा, इसको हम कम मंगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर डर यही है, क्योंकि सप्लाई अभी डिस्ट्रप्शन है उसके अंदर और प्राइस बढ़ती जा रही है, तो बेहतर रहेगा कि हमको कम खरीदना पड़े क्रूड ऑयल, इसलिए ये अपील की गई। अब देखते हैं, फ्यूल की डिमांड ऑब्वियसली कम होगी अगर हम उसको कम यूज़ करेंगे, तो इंपोर्ट बिल हमारा कम होगा, रूपी पर प्रेशर कम होगा और फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे जो हैं वो कम नहीं होंगे, डिप्लीट इतने जल्दी नहीं होंगे। ये इसका बेनिफिट हमको मिलेगा अगर हम उसको फॉलो करते हैं। अब डिफिकल्टी कहाँ है? डिफिकल्टी ये है कि हर सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल सकता। बहुत सारे, अधिकतर सेक्टर इंडिया में क्या है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर इंप्लीमेंट इसको नहीं कर सकते। और बहुत सारे शहरों में आज भी पब्लिक ट्रांजिट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। हर शहर के पास मेट्रो या बस की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकें। तो चैलेंज ये है, इसको इंप्लीमेंट करने में कर देते हैं तो ये फ़ायदा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपील है यहाँ पर कि गोल्ड बाइंग ना की जाए, खासकर आने वाले 1 साल के लिए। आने वाले 1 साल के लिए कोशिश करें कि कम से कम गोल्ड खरीदें या फिर हो सके तो नहीं खरीदें। नॉन एसेंशियल गोल्ड जो है, बेसिकली जो उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा गोल्ड आप ना खरीदें आने वाले 1 साल के लिए। अब इंडिया में हम सभी जानते हैं गोल्ड एक सेंटीमेंटल वैल्यू रखता है, कल्चरल वैल्यू रखता है। पिछले साल की अगर बात करें तो लगभग 721 टन गोल्ड इंडिया ने इंपोर्ट किया है। और कितना प्राइस आता है इसका, तो 6.77 लाख करोड़, 6.75 लाख करोड़, इतने रुपयों का इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट किया है 721 टन के आसपास पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो आप समझ सकते हैं कितना इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है। लगभग 90% गोल्ड इंडिया इंपोर्ट ही करता है। इंपोर्ट डिपेंडेंट है गोल्ड में भी हम, क्योंकि गोल्ड इंडिया में रिजर्व नहीं है।
अब समझते हैं क्या है यहाँ पर। इंडिया टॉप ग्लोबल इन्वेस्टर है, इंडिया इज अ टॉप ग्लोबल इन्वेस्टर। ठीक है, जब भी हम गोल्ड इंपोर्ट करेंगे तो हमको क्या डॉलर के टर्म में ही करना पड़ता है अधिकतर गोल्ड, तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट सिंपल भाषा में समझाया जाए, जब भी आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो, यानी कि आप बाहर से चीज़ें ज़्यादा खरीदते हो, इंपोर्ट ज़्यादा करते हो और बेचते कम हो, एक्सपोर्ट कम करते हो, तो आपको ऑब्वियसली घर से पैसे देने पड़ रहे हैं और ये पूरे ट्रांजेक्शन होते हैं इंटरनेशनल, तो डॉलर के टर्म्स में अधिकतर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आपका डॉलर बाहर जाता है तो आपके घर का डॉलर कम होता है, आपका रुपया वीक होता है, इसी को हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो, एक्सपोर्ट कम करते हो, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। ये बेसिकली बोलना चाह रहे हैं। अब अगर हम ये नहीं करते हैं, एक साल तक गोल्ड नहीं खरीदते, मान लेते हैं इस बात को, तो फॉरेक्स रिजर्व जो है, क्योंकि जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिल है वो पैसा कहाँ से देते हो, फॉरेक्स से देते हो, फॉरेक्स रिजर्व से दिया जाता है, तो उस पर प्रेशर कम होगा, करेंसी आपकी स्टेबल रहेगी, डॉलर और रुपये का जो रेशो है बना रहेगा, तो करेंसी स्टेबल रहेगी, इंपोर्ट बर्डन भी कम हो जाएगा, इंपोर्ट बर्डन भी कम हो जाएगा। अब समझते हैं चैलेंज कहाँ आएगा। चैलेंज यहाँ आएगा कि इंडिया में जैसा मैंने बताया डीप कल्चरल वैल्यू है और इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी है, लोग इन्वेस्ट भी करते हैं और कल्चरल इवेंट्स में खरीदने का इंडिया में प्रथा रही है। एक और इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अगर इंडिया गोल्ड खरीदना कम भी कर दे तो जो हमारे ज्वेलरी शॉप्स हैं देश में, उस सेक्टर में स्लो डाउन हो जाएगा, उन लोगों के लिए तो घाटा हो जाएगा, उनकी दुकान तो चलना बंद भी हो सकती है अगर इंडिया एक साथ पूरा गोल्ड खरीदना बंद कर दे। तो ये चैलेंज है। यहाँ पे पर्पस क्या था इसका, हम चाह रहे थे हमारे डॉलर को बचाना, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट अपील है पॉज फॉरेन ट्रेवल। अगर आप विदेश में यात्रा करने वाले हैं, खासकर घूमने फिरने जा रहे हैं, तो अवॉइड करिए। नॉन एसेंशियल अगर है, जरूरी नहीं है, तो आप ऐसी ट्रिप ना करें आने वाले एक साल के लिए। कोशिश करें डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाने की, डोमेस्टिकली घरेलू जो जगह है इंडिया में, जो टूरिज्म स्पॉट है वहाँ पर आप घूमने जाएं। क्यों, वही कारण है, फॉरेक्स को यहाँ पर बचाना है, फॉरेक्स को बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो एयर फेयर एक हो गया खर्चा। अब होटल पेमेंट, बाहर की होटल है तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट लेगी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होंगे वही फॉरेन करेंसी में होंगे, जिससे फिर से डॉलर भारत की तिजोरी से बाहर जाता है, फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारे कम होते हैं। इम्पैक्ट होगा अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा, डॉलर आउटफ्लो कम हो जाएगा, डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा। चैलेंज यहाँ पर यही है कि एविएशन सेक्टर को नुकसान हो सकता है और आउटबाउंड टूरिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। ये इसका चैलेंज है इसको इम्प्लीमेंट करने का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपील क्या है, रिड्यूस कुकिंग ऑयल। जो हम खाना बनाने के लिए ऑयल उपयोग करते हैं उसका उपयोग भी यहाँ पर कम करने की बात की गई है, क्योंकि फिर से यहाँ पर इंडिया ये वाला ऑयल भी मैसिवली बाहर से मंगाता है, इंपोर्ट करते हैं हम इसको। तो क्या बोला है, कट एडेबल ऑयल यूसेज। समझते हैं कैसे हो सकता है, क्या है चीज़ यहाँ पर। टॉप ग्लोबल एडेबल ऑयल इंपोर्टर्स में से इंडिया एक है। ठीक है, पाम ऑयल, सोयाबीन का ऑयल हुआ, यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल हुआ, ये सभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होगा, पब्लिक हेल्थ बेनिफिट भी इसका मिलेगा, ऑयल आपको कम यूज़ करेंगे खाने में। तो मगर दिक्कत यही है कि इंडिया में जो सदियों से हैबिट चली आ रही है घरों की तेल को यूज़ करने की, हर कल्चर में अलग हिसाब से तेल यूज़ होता है, वो एक हैबिट को इतने आसानी से चेंज करना पॉसिबल नहीं है। स्टबन कंजम्पशन हैबिट्स हैं, ट्रेडिशनल तरीके से खाना बनता है, तो एकदम से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पूरा देश कम ऑयल यूज़ करेगा या फिर जो उनका तरीका है उसको चेंज करके कम ऑयल यूज़ करना चालू कर देगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कम दिखता है। नेक्स्ट अपील है यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की। नेचुरल फार्मिंग क्या, कि रिड्यूस करना है केमिकल फर्टिलाइजर्स का। क्यों करना है, फिर से वही बात है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं हम इनको इंपोर्ट करते हैं, तो हमको इंपोर्ट बेसिकली कम करना है, जहाँ जहाँ इंपोर्ट होता है वहाँ पर हमको कम करना है। ठीक है, क्योंकि हैवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट है ये और एनर्जी इंटेंसिव भी है। ऑब्वियसली नेचुरल फार्मिंग से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनमें उनको आप यूज़ करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, मगर ये इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग के लिए जो इंफ्रा चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो सबके पास होती नहीं है, वो महंगी पड़ती है, उपज उसकी कम होती है, इसलिए हर किसान इसको कर नहीं सकता है ना। क्यों करवाना चाह रहे हैं, वही ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो फर्टिलाइज़र की प्राइस भी काफ़ी हाई हो गई है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन भी इससे बढ़ जाएगा। जब गेहूँ उगाने में पैसा ज़्यादा लगेगा तो गेहूँ बिकेगा भी महंगा, एग्जाम्पल के तौर पर यही है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट पर कम आएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी। अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो ये इसके बेनिफिट है। चैलेंज क्या आएगा इंप्लीमेंट करने में, चैलेंज ये आएगा इंप्लीमेंट अगर कर दिया तो प्रोडक्टिविटी जैसा मैंने बताया वो गिर जाती है ना, इनिशियली प्रोडक्टिविटी आपकी गिरती है, और जो फार्मर्स को ट्रेनिंग और सपोर्ट चाहिए
वो अभी तक सबके पास नहीं है। हर फार्मर इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। जो तरीके चले आ रहे हैं उनको इतनी आसानी से चेंज करना, एकदम से चेंज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपील है यहाँ पर, प्रमोट स्वदेशी प्रोडक्ट्स बाय इंडिया मेड, रिड्यूस फॉरेन गुड्स। ये यहाँ पर नेक्स्ट अपील है। बेसिकली वही आत्मनिर्भर भारत या फिर अपनी जो खुद की देश की कंपनियां हैं उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करने की बात यहाँ पर की है, जिससे क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। और जब बाहर से सामान नहीं मंगाएंगे तो फिर से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कंजर्व रहेगा, बचा रहेगा। तो आत्मनिर्भर भारत को बेसिकली प्रमोट करने की बात यहाँ पर की गई है। पॉजिटिव क्या है, एमएसएमईज को फ़ायदा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। जब हमारे जो घरेलू फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। दिक्कत क्या है, किस तरह से आप प्राइसेस को मैच करोगे, है ना। डोमेस्टिक क्वालिटी किस तरह से इंटरनेशनल क्वालिटी को मैच करेगी। जैसे हम अभी भी जानते हैं चाइना के प्रोडक्ट सस्ते हैं इसलिए देश में बिकते हैं, और उस प्राइस पे आप कैसे दे पाओगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने है। और क्वालिटी कैसे मेंटेन करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट अपील है यहाँ पर, जितना हो सके कंपनी से अपील की गई है कि वर्क फ्रॉम होम करें, वर्चुअल मीटिंग्स लें और डिजिटल सिस्टम्स का यूज़ करें, है ना। इसका यूज़ करें। क्यों करना है, अब जब आप बाहर जाओगे नहीं तो फिर से फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा, ना पेट्रोल लगेगा ना डीजल, डेली आपको आना जाना कहीं नहीं पड़ेगा, अर्बन ट्रैफिक भी कम होगा इससे, है ना, अर्बन कंजेशन भी इससे कम होगा। ये इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, अब समझते हैं कैसे ये हो सकता है कि नहीं, है ना। कोविड के समय ये हुआ ही था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, हाइब्रिड वर्क सिस्टम बना दिया गया था और ट्रांसपोर्ट रिड्यूस कर दिया गया था। पॉजिटिव वही, फ्यूल की डिमांड कम हो जाएगी, पॉल्यूशन कम होगा और सेविंग्स भी होगी, एम्प्लॉय की भी सेविंग है और फर्म की भी सेविंग्स होगी। अब ये बहुत जगह अनफीजेबल है, बहुत सारे काम आप एक साथ रोक नहीं सकते। मैन्युफैक्चरिंग हुई, इनफॉर्मल सेक्टर हुआ, वहाँ पर ऑन साइट जाके काम करना जरूरी है। हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है तो प्रोडक्टिविटी कंसर्न आ जाते हैं, हर इंडस्ट्री में आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हर अपील के यहाँ पर हम देख रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर हो क्या रहा है, इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या उसको समझते हैं। ये 7 अपील हमने समझ ली और इम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान और प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, ये भी हमने देखा। ये 7 अपीलें जनरल अपील है, कंपलसरी नहीं, जनरल अपील यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने की है। क्या बोलना चाह रहे हैं मोदी जी बेसिकली यहाँ पर, कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है इस वक्त उसको समझते हैं। यहाँ पर इंडिया डिमांड मैनेजमेंट कर रहा है। इंडिया ये देख रहा है कि अगर हम गोल्ड की डिमांड कम कर दें, क्रूड ऑयल की डिमांड हम कम कर दें हमारे देश में, फर्टिलाइजर की डिमांड कम कर दें, कुकिंग ऑयल की अगर डिमांड कम कर देंगे तो ऑब्वियसली खरीदना ही नहीं पड़ेगा, तो इम्पोर्ट बिल नहीं पड़ेगा, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। तो डिमांड मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है। फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। फॉरेक्स जो है, डॉलर जो है वो देश से बाहर ना जाए, उसके लिए यहाँ पर एक अपील यहाँ पर की गई है। एनर्जी सिक्योरिटी, देश में ऐसी स्थिति ना आ जाए कि अचानक से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं या बढ़ाने पड़ जाएं गवर्नमेंट को, एनर्जी क्राइसिस ना आए, इसका भी लिए भी अपील शायद से की गई है। और इंडिया में कोशिश की जा रही है कि बिहेवियर पर काम किया जाए, लोगों का व्यवहार ही इस तरह से कर दो कि वो इकोनॉमी को फ़ायदा दे, नुकसान ना दे। बिहेवियरल चेंज की यहाँ पर बेसिकली बात की गई है। तो ये इंडिया ने फिलहाल स्ट्रेटेजी आज ये ली है। बाकी देश क्या कर रहे हैं, बाकी देश क्या करते क्या हैं, तो इंपोर्ट पर बैन ही लगा देते हैं डायरेक्टली। बहुत सारी चीज़ें बैन कर सकते हैं, सब्सिडी को कट कर सकते हैं, कैपिटल को कंट्रोल कर सकते हैं और राशनिंग की बात भी कर सकते हैं। चाइना ने जैसे अपना ईवी स्ट्रक्चर जो है, ईवी का इंफ्रा इतना अच्छा कर लिया है कि ईवी पे लोग तुरंत स्विच कर रहे हैं। इंडोनेशिया में आप अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा है कि इन चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करना है। कुछ जगह डॉलर के हिसाब से आप चीज़ें नहीं मंगा सकते, डॉलर के यूज़ पर भी शॉर्टेज कर दी गई, श्रीलंका ऐसा कर रहा है। तो हर कंट्री अपने हिसाब से एक्शन ले रहा है। इंडिया फिलहाल बोल सकते हैं सॉफ्ट अपील है इंडिया की। ये हो सकता है अगर ये क्राइसिस बढ़ती है तो हमको कुछ हार्श मेजर या फिर कुछ पॉलिसी मेकिंग में भी चेंज देखने को मिले। फिलहाल इंडिया की अप्रोच क्या है कि वो चाहता है कि पब्लिक खुद वॉलंटरीली खुद आगे आकर पार्टिसिपेट करे, लाइफ स्टाइल में आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करें और इकोनॉमिक हैबिट्स को किससे जोड़ा जा रहा है, राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म इसके लिए एक वर्ड भी दिया गया, आर्थिक राष्ट्रवाद से इन चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। ये सॉफ्ट अपील है जिसका फ़ायदा हमको कहाँ देखने को मिलेगा अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, करेंसी की प्राइस स्टेबल रहेगी, ग्रोथ मोमेंटम टूटेगा नहीं हमारा और एनर्जी सिक्योरिटी कंट्री में बनी रहेगी। तो ये है बेसिकली अप्रोच फिलहाल इंडिया की, जो कल 7 अपील की हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसका पर्पस जो है अभी तक यहाँ पर ये समझ में आता है।
अपोजिशन का फिलहाल ये कहना है कि ये इलेक्शन के बाद अपील की गई है, आप समझ जाइए कि प्राइसेस बढ़ने वाली है, इसलिए एक तरीके से अंदेशा किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि आने वाले समय में प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप रेडी रहें उसके लिए। तो ये एक पॉलिटिकल एंगल भी इसका ये बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की 7 अपील्स को। आपका क्या विचार है इन चीज़ों को लेकर? क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या बेस्ट एक्शन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।